वह यह चिट्ठी स्थानीय पुलिस चौकी में जाकर दे दे। फिर बोला, बॉडी से अब और कोई छेड़छाड़ न हो। पुलिस आकर खुद ही सब कुछ देख लेगी। और उसने रसोई घर को बंद करके हाबुल से कहा, हाबुल एक बार रेखा के कमरे का मुआयना कर लेना उचित होगा। हाबुल ने गंभीर आवाज में कहा, चलिए। और आगे आगे सीढ़ियों चढ़ने लगा। शुरू के रोने धोने के बाद वह जैसे जड़वत हो गया और यंत्रवत बात करता था। जो पूछा जाता उतना ही उत्तर, बस। प्रथम तल पर 3 कमरे थे, जिनमें से अंतिम कमरा रेखा का था और पहले 2 कमरे संभवतः देवकुमार बाबू और पत्नी के बड़े रूम थे। रेखा का कमरा यद्यपि छोटा पर साफ सुथरा था। एक तरफ पलंग, दूसरी ओर खिड़की के पास डेस्क, जिसके पास 2 बुकशेल्फ थे जिनमें गला पुस्तकें भरी हुई थीं। एक कोने में शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे ब्रश, रिबन, हेयर क्लिप टंगे हुए थे। कहने का मतलब यह कि कमरे में आकर लगता था कि यह एक दक्ष, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है। ब्योमकेश एकाध चीजों को उठाकर देखता रहा। उसने हेयर पिन और रिबनों को उठाकर देखा। उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा। वहां से डॉ रुद्रा का घर दिखाई देता था। दोनों की छतें पास पास थीं। उसके बाद वह डेस्क के पास आया। दराज खोलकर देखा। कुछ नोटबुक, लेटरहेड, सेंड की शीशी और कुछ सफेद गोलियां रखी थीं। एस्पिरिन? क्या रेखा एस्पिरिन लेती थी? हाँ, कभी कभी, जब कभी उसे सिर दर्द होता था। हाबुल ने उत्तर दिया। ब्योमकेश ने दराज बंद कर और तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। एकाएक वह पलंग के पास रुक गया। उसने ध्यान से देखा। रजाई पैरों की तरफ सिकुड़ी पड़ी थी, चादर पर सलवटें थीं और तकिए पर सिर के निशान मौजूद थे, यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी। कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग गमगीन ख्यालों में डूब गया। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तक उसके नींद के लक्षण ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वह प्राणी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। कितना क्षणभंगुर है जीवन। विचारों में मग्न ब्योमकेश ने तकिए को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक हरे रंग का कागज तय किया रखा दिखाई दिया। उत्सुकता से ब्योमकेश ने उसे उठा लिया। वह लेटर पैड का कागज था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ब्योमकेश ने उसे खोल लिया और पढ़ने लगा। मैं भी ब्योमकेश के पीछे खड़ा होकर देखने लगा। लिखावट स्त्री की थी। पत्र इस प्रकार था, नोटूदा, हमारा विवाह अब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने 10,000 रुपए दहेज के रूप में मांगे हैं और मैं जानती हूं कि मेरे पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। शायद तुम जानते होंगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस घर में अब जीना भी कठिन हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जहर ला सकते हो? मैं जानती हूं कि तुम्हारी फार्मेसी में कई प्रकार के जहर होते हैं। मुझे कोई जहर ला दो। अगर नहीं लोगे तो जीवन समाप्त करने का मैं कोई दूसरा साधन ढूंढूंगी। तुम जानते ही हो मैं अपना वायदा निभाती हूं। सदैव तुम्हारी रेखा। ब्योमकेश ने शांत वातावरण में पत्र को पढ़ा को और उसे हाबुल को दे दिया। उसने फिर से वह पत्र पढ़ा और पढ़ते पढ़ते रोने लगा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बहने लगी। वह बोला, मुझे मालूम था एक दिन यह होगा। रेखा आत्महत्या कर लेगी। यह नोटू कौन है? नोटूदा डॉ रुद्रा का लड़का है। दोनों के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। नोटूदा अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उस जंगली पुरुष ने 10,000 के दहेज की पिताजी को नाराज कर दिया। ब्योमकेश ने अपनी हथेलियों से एक बार अपना चेहरा साफ किया और बोला, लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो। उसने हाबुल के हाथों को पकड़कर बैठाया और आहिस्ता धीमी आवाज में उसे सांत्वना देने लगा। रुंधे गले से हाबुल बोला, ब्योमकेश दा, मेरी एक बहन ही थी जिनकी मैं अपना कह सकता था। मौ गुजर गईं। पिता के पास हमारे लिए समय नहीं है। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया
और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर में ब्योमकेश के प्रयासों से हाबुल कुछ संभल गया। तब ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो अब पुलिस आती होगी, उससे पहले मैं तुम्हारी माँ से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाबुल की नई माँ अपने कमरे थी। हाबुल ने जाकर ब्योमकेश की इच्छा की सूचना दी तो उसकी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह अब भी थोड़ा ढका हुआ था। इससे पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी, इस बार मैंने ठीक से देखा। उम्र लगभग 27-28 वर्ष, दुबली और लंबा कद, रंग गोरा और नाक नक्श सामान्य होने के बावजूद उसे सुंदर तो क्या, साधारण रूप से आकर्षक भी नहीं कहा जाएगा। कठोर व्यवहार की छाया उसकी आंखों में बस गई थी। यह उसकी भ्रुकुटियों से पता लगता था। पतले और मुड़े हुए होठों से दूसरों के प्रति अपमान व दुत्कार झलकती थी, जैसे हरदम दूसरों में दोष ढूंढने के लिए कभी सुख नहीं पाया है। उसकी अपनी संतान नहीं थी, इस कारण शायद वह पति की पूर्व संतान से भी प्यार नहीं कर पाई और परिणामस्वरूप उसका कठोर हृदय सहानुभूति अथवा प्यार की भावना से सदा मरुस्थल की तरह वंचित ही रह गया था। मैंने एक और बात देखी। वह अपने निजी जीवन में साफ सफाई रखने में कटिबद्ध है और इसीलिए किसी को अपने निजी जीवन में या अपने कमरे में आने देना नहीं चाहती। जिस तरह वह आधे मुंह को आंचल से ढके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी, यह संकेत था कि उसे किसी का कमरे में प्रवेश पसंद नहीं है। वह नहीं चाहती कि कोई उसके निजी जीवन में खलल पहुंचाए। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने उसके कमरे में जाने का कोई प्रयास नहीं किया और ब्योमकेश ने वहीं खड़े रहकर प्रश्न किया, क्या आपने आज सुबह रेखा को देखा था? इस सीधे सादे प्रश्न के उत्तर में उस महिला ने बातों की झड़ी लगा दी। मैं समझ गया कि आदिकाल से मशहूर स्त्रियोचित गुणों के साथ साथ यह महिला वाचाल भी है, अर्थात यदि बोलने मौका मिल जाए तो रुकने का कोई अंत नहीं। ब्योमकेश के प्रश्न से मौका पाकर उसने दुनिया भर की चर्चा शुरू कर दी। आज सुबह जब उसे पता लगा कि आया नहीं आएगी तो उसने रेखा से रसोई घर को साफ करके चूल्हा जलाने के लिए कहा था, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने सौतेले बच्चों से रोजाना ही काम कराती हूँ। मेरी तबीयत ठीक रहने पर मैं कभी एक काम भी उनसे नहीं कराती। लेकिन आया के न आने से अकेले सब काम करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उसने रेखा से चूल्हा जलाने को कहा और खुद अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई। उसके बाद यह जोन बिना कि रसोई घर में क्या हो रहा है वह ऊपर गई। नहाने के बाद उसने कपड़े बदले, बालों को सुखाया और 10 बार ठाकुर को प्रणाम करके वह जब सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो देखा यह सर्वनाशी घटना। वह सौतेले बच्चों के जीवन में कभी कोई रोक टोक नहीं करती, पर उसकी किस्मत ही ऐसी है कि हर बार उसे ही समस्या से जूझना पड़ता है। इस बार भी जो हुआ है उसका सारा दोष उस पर ही मढ़ दिया जाएगा है। पहले से ही वे उसके खिलाफ है और अब चाहेंगे कि उसकी मौत ही हो जाए। जैसे ही उस महिला की चपड़ चपड़ कम हुई, ब्योमकेश ने विशेष रूप से पूछ लिया, क्या आपने आज सुबह रेखा को कोई कठोर शब्द कहे थे? यह सुनते ही महिला आग बबूला हो गई। कठोर शब्द? कठोर शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते। मैं ऐसे माहौल में नहीं पली हूँ। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से अपने सौतेले बच्चों के साथ रहती आई हूँ। क्या कोई कह सकता है कि मैंने किसी से कभी अपशब्दों का प्रयोग किया हो? लेकिन आज सुबह जब मैंने रेखा चूल्हा जलाने को कहा तो वापस आकर उसने यह कहते हुए कि उसे नहीं मिल रही है। वह मेरे कमरे तो वापस आकर उसने यह कहते हुए कि उसे माचिस नहीं मिल रही है। वह मेरे कमरे में घुस आई और मेरी शेल्फ से माचिस ले ली। मैं उस समय कमरे में पोछा लगा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम बिना नहाए धोए मेरे कमरे में घुस गई। इतनी बड़ी होकर तुम में इतनी सी अकल नहीं है। अगर तुम्हें माचिस नहीं मिल रही थी तो दुकान से मंगा लेती। बस इतना भर मैंने कहा था। इससे अधिक एक शब्द नहीं बोली।
अगर यह अपराध है तो मैं दोषी हूँ। शांत स्वर में ब्योमकेश बोला, सवाल दोषी होने का नहीं है। लेकिन रेखा को आपके कमरे में माचिस के लिए क्यों आना पड़ा? क्या माचिस आपके कमरे में रहती है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अंधेरे कमरे में नहीं सो सकती, इसलिए मैं कमरे में तेल का लैंप रखती हूँ। लैंप और माचिस शेल्फ पर रहते हैं। यह सभी